स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निकाय के गुण क्या होंगे और ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या होते हैं, इनसे संबंधित कुछ बातें। तो पहले शुरू करते हैं। निकाय के अवस्था को दर्शाने के लिए जिन राशियों की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम अवस्था चर कहते हैं, उनसे शुरू करते हैं। स्टेट वेरिएबल्स, अवस्था चर। अवस्था चर, अवस्था चरों को क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। अवस्था चर, देखिए अवस्था चर से क्या मतलब। कोई भी निकाय है, निकाय क्या है? ब्रह्मांड का वो भाग जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। तो उसकी अवस्था को दर्शाने के लिए कि निकाय कौन सी अवस्था में है, उसके लिए हमें 4 चर राशियों की आवश्यकता होती है। और जिन चर राशियों की हमें निकाय की अवस्था को दर्शाने के लिए ज़रूरत होती है, उनको हम लोग अवस्था चर कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। तो देखिए, निकाय की अवस्था को समझाने के लिए या बताने के लिए, समझाने के लिए 4 चर राशियों की आवश्यकता होती है। 4 चर और राशियों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। और इनको हम क्या कहते हैं? अवस्था चर कहते हैं। अवस्था चर कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, जिन्हें अवस्था चर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अवस्था चर कहते हैं। 4 चर राशियों की आवश्यकता होती है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? अवस्था चर। और वो 4 चर राशियां कौन कौन सी हैं? एक तो है दाब। क्या है? दाब, प्रेशर। दूसरा है आयतन, वॉल्यूम। तीसरा है टेम्परेचर, तापमान। और चौथा है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और इसको हम मोलों की संख्या भी बोल सकते हैं, मोलों की संख्या, क्योंकि हम पदार्थ को किस रूप में दर्शाते हैं? मोलों के रूप में। तो मोलों की संख्या। तो पदार्थ की संपूर्ण, किसी निकाय की संपूर्ण जानकारी के लिए जिन 4 चर राशियों की आवश्यकता होती है, समझाने के लिए का मतलब जानकारी के लिए, निकाय की संपूर्ण जानकारी के लिए जिन 4 चर राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अवस्था चर कहते हैं। और इनको हम लोग प्रेशर को कैपिटल P से, आयतन को कैपिटल V, वॉल्यूम V फॉर वॉल्यूम, और तापमान को टेम्परेचर यानी कैपिटल T से, और मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से। अब हमें इनके बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि इनकी इकाइयाँ वगैरह क्या होती हैं। तो हमने यूनिट कन्वर्जन जब पढ़ा था, यूनिट कन्वर्जन पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कौन कौन सी इकाइयाँ काम में ली जाती हैं और कैसे एक इकाई दूसरी इकाई में बदलती हैं। तो जैसे हम लोग दाब के लिए बात करें, तो दाब के लिए एक तो हम काम में लेते हैं वायुमंडलीय दाब। सबसे ज़्यादा या तो बार काम में लिया जाता है या वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो है, इसको हम लोग एटीएम लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
क्या लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक हम लेते हैं काम, कौन सी, बार। बार काम में लेते हैं। एक इसकी इकाई काम में ली जाती है mm ऑफ Hg, एक ली जाती है टोर, और एक काम में ली जाती है पास्कल। कौन सी ली जाती है, पास्कल। तो हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वायुमंडलीय दाब में और पास्कल में क्या रिलेशन है, बार में और पास्कल में क्या रिलेशन है, थोड़ा सा। तो देखिए, अपने को खास तौर पर तो ये ध्यान रखना है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 101,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी को पास्कल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पास्कल। ठीक है। और अगर बार की बात करें तो यहाँ पे 1 के आगे 50 हो जाएंगे, यानी 10 की घात 5 हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब में और बार में इतना सा ही फर्क होता है। ये लीजिए 1 बार, इसमें कितना हो जाएगा, 10 की घात 5 पास्कल। ये खास तौर पे ध्यान रखने हैं, बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक ये रख लीजिए, ये लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। और ये लीजिए, जब ये सब भी लिख लिए तो आप टोर के लिए भी लिख लीजिए 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टोर, 760 टोर। तो ये दाब की कुछ इकाइयाँ हैं, ये ध्यान रखनी है। ऐसे ही आयतन की इकाइयाँ भी हमें ध्यान रखनी है। आयतन की इकाई मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ml, लीटर, डेसीमीटर क्यूब, है ना, ये ध्यान रखनी है। ठीक है। तो एक तो जैसे ये ध्यान रखेंगे 1 मीटर क्यूब जो होता है उसका मतलब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1000 लीटर। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। क्या होता है, 1 ml। और 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर, 1 लीटर। तो ml और लीटर के साथ मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, इनके क्या रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के बता रखे हैं। टेम्परेचर में अपने ज़्यादातर डिग्री सेल्सियस और केल्विन, दो ही पैमाने ज़्यादा काम आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री फ़ारेनहाइट का भी आप ध्यान रख सकते हैं। और पदार्थ की मात्रा जो है वो हम किससे निकालते हैं, मोलों की संख्या जो है। मोलों की संख्या के अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे एक फॉर्मूला तो मोलों की संख्या का जो है वो संख्या से है। तो पदार्थ के जो भी कणों की संख्या दे रखी है, कणों की संख्या, उसमें आप अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा दें। अवोगाद्रो संख्या होती है 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो कणों की संख्या में आप अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा दीजिए, इससे भी मोल आ जाएंगे, मोलों की संख्या। इसके अलावा अगर गैस का आयतन है, गैस का आपको STP पर आयतन दे रखा है, गैस का STP पर आपको अगर आयतन दिया है, लीटर में दिया है, तो 22.4 लीटर का भाग लगा दीजिए। ठीक है, 22.4 लीटर प्रति मोल। तो इससे क्या आ जाएंगे, आपके पास मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। अगर आपको द्रव्यमान दे रखा है तो पदार्थ के द्रव्यमान में उसमें उसके मोलर द्रव्यमान का भाग लगा दीजिए। पदार्थ का द्रव्यमान, इसमें किसका भाग लगा दीजिए, मोलर द्रव्यमान का। तो इससे भी क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या आ जाएगी, मोलों की संख्या। और अगर आपको दे रखा है, मोलरता दे रखी है, पदार्थ की सांद्रता दे रखी है, मोलर सांद्रता, तो मोलर सांद्रता को आप मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दीजिए। मोलर सांद्रता को किससे गुणा कर दीजिए, सॉरी, आयतन से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए, आयतन से गुणा कर दीजिए। ये लीजिए, आयतन से गुणा कर दीजिए। आयतन लीटर में, इससे गुणा करेंगे तो भी क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या आएगी। और भी कई तरीके हैं। तो आपको खास तौर पर ये ध्यान रखने हैं कि आप जो अवस्था चर हैं उन
पे बेस्ड किसी भी टाइप का कोई न्यूमेरिकल है तो आपको ये सारे रिलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई अवस्था चर की। किसकी? अवस्था चर की। अब बात करते हैं निकाय के गुणों की। निकाय के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। निकाय के गुण। निकाय के गुण, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? तो निकाय के जो गुण होते हैं ना, ये निकाय में कितना पदार्थ मौजूद है उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं या नहीं करते हैं, इसके आधार पर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो वे गुण होते हैं जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, उनको हम लोग मात्रात्मक गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रात्मक गुणधर्म। और इन्हीं को हम लोग विस्तीर्ण गुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विस्तीर्ण गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरे वे गुण होते हैं जो मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। पदार्थ में पदार्थ की कितनी मात्रा मौजूद है निकाय में, इस पर निर्भर नहीं करते हैं। उन्हें हम कहते हैं मात्रा स्वतंत्र गुण। क्या कहते हैं? मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म। मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म जो है, इनको हम गहन गुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गहन गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, होते क्या हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं क्या होते हैं। तो विस्तीर्ण गुण तो निकाय के वे गुण होते हैं, निकाय के वे गुण होते हैं जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, सॉरी मात्रा पर निर्भर करते हैं, जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। मात्रा पर निर्भर करते हैं। निकाय के वे गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मात्रात्मक गुणधर्म या विस्तीर्ण गुणधर्म। ठीक है। और मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म या गहन गुण, ये किसे कहते हैं? तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, जो मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, यानी निकाय के वे गुण, निकाय के वे गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, सॉरी निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं करते। ठीक है। अब देखिए कौन से गुण मात्रा पर निर्भर करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इनके उदाहरण। जैसे किसी पदार्थ में हम एग्जाम्पल इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कमरा है, इसके अगर दो पार्टीशन कर दें तो कौन कौन से गुण प्रभावित होंगे। अगर दो पार्टीशन कर दें तो क्या कमरे का टेम्परेचर प्रभावित होगा?
नहीं। क्या यहाँ पर दाब प्रभावित होगा, जो वायुमंडलीय दाब जितना महसूस कर रहे हैं हम? नहीं। क्या आयतन प्रभावित होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसका द्रव्यमान प्रभावित होगा? जो भी वायुमंडलीय वायु है उसका द्रव्यमान प्रभावित होगा? बिल्कुल होगा। मोलों की संख्या प्रभावित होगी? बिल्कुल। द्रव्यमान होगा तो मोलों की संख्या भी प्रभावित होगी। ठीक है। इसके अलावा एंथैल्पी, एंट्रोपी, जितनी भी ऊष्मा ऊर्जाएं हैं, एक तरह से ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा है ना, ये सभी तो क्या होंगी? चेंज होंगी। तो जो चीजें चेंज होती हैं उनको तो हम क्या कह देंगे? मात्रात्मक गुण। यानी पार्टीशन करने से जो चीज, जैसे दो टुकड़े कर दिए तो दो टुकड़े करने से जो चीज चेंज हो रही है वो तो क्या हो जाएगी? मात्रात्मक गुण। और जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो क्या है? मात्रा स्वतंत्र गुण है। ठीक है। देखिए, मात्रात्मक गुण में द्रव्यमान, मात्रात्मक गुण में ये लीजिए, द्रव्यमान मात्रा पर निर्भर करता है, आयतन भी मात्रा पर निर्भर करता है, मोलों की संख्या द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यानी मात्रा पर निर्भर करती है, मोलों की संख्या। एंट्रोपी, एंट्रोपी आप पढ़ेंगे आगे चलकर। एंट्रोपी बताती है अव्यवस्था के बारे में। तो मान लीजिए कमरे में गैस के अणु ज़्यादा हैं तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, अव्यवस्था ज़्यादा होगी। ठीक है। कणुओं की रैंडमनेस जो होगी वो ज़्यादा होगी तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी। एंथैल्पी, एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। ऊष्माधारिता, ऊष्मा, ये सब मात्रा पर निर्भर करेंगे। इसके अलावा जो अणुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ते हैं, सभी अणुसंख्यक गुणधर्म, और अणुसंख्यक गुणधर्म आपको ध्यान होने चाहिए कौन कौन से हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्योंकि वो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं ना, तो मात्रा कम ज़्यादा होगी तो वो भी कम ज़्यादा होंगे। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन। इसके अलावा क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन, है ना, हिमांक में अवनमन, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो सब क्या होंगी? मात्रा पर निर्भर करेंगी। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो ये जो चीजें हैं ये क्या करेंगी? मात्रा पर निर्भर करेंगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें मात्रा स्वतंत्र गुण जो मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, तो देखिए जैसे हमने अभी कहा कि कमरे का टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं होगा। जैसे मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर हूँ तो अगर रूम के दो पार्टीशन कर दे तो भी जहाँ मैं रहूँ, जहाँ हूँ वहाँ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रहेगा। इसका मतलब टेम्परेचर जो है, तापमान। इसके अलावा दाब, यहाँ का दाब चेंज नहीं होगा, दाब नहीं बदलेगा। ठीक है। और देखिए अगर द्रव्यमान में आयतन का भाग लगा दो, द्रव्यमान में आयतन का भाग लगा दो, तो दो मात्रात्मक गुणधर्मों को एक दूसरे से अगर डिवाइड करते हैं तो जनरली वो किस में बदल जाता है? मात्रा स्वतंत्र गुण में। यानी एकांक आयतन का द्रव्यमान वो भी चेंज नहीं होगा, एकांक आयतन का द्रव्यमान जो है वो भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं, जल का घनत्व लगभग 1 ग्राम प्रति ml है, या 1 लीटर में ये माने लगभग 1000 किलोग्राम आते हैं। तो आप भले ही जल को गिलास में ले लीजिए या बाल्टी में ले लीजिए, यानी पानी कम ले लो या ज़्यादा ले लो, घनत्व लगभग उतना ही रहेगा, घनत्व वही रहता है। ठीक है। घनत्व क्या होगा? पूरी तरह से वही रहेगा। इसका मतलब घनत्व क्या है?
इस पर डिपेंड नहीं करता है। शांता, बहने का गुण जो है, शहद जितना गाढ़ा है उतना ही रहेगा, भले उसकी मात्रा कम कर दो या ज़्यादा कर दो, शांता है। इसके अलावा पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव। अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। पीएच, पीएच कहते हैं ना जल की पीएच, उदासीन जल की पीएच 7 होती है। कभी ये थोड़ी पूछते हैं हम कि 1 लीटर जल की बताऊं या 2 लीटर जल की बताऊं पीएच, यानी मात्रा नहीं पूछते कभी भी। तो जो चीजें मात्रा पर डिपेंड नहीं करती वो क्या है, गहन गुण है, पीएच है। इसके अलावा सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। इसके अलावा जैसे ये यहाँ मैंने लिखा है ऊष्माधारिता, अगर यही ऊष्माधारिता मैं मोलर शब्द के साथ काम में ले लूँ, मोलर, इनके साथ मोलर लगा दूँ, जैसे मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान कभी चेंज नहीं हुआ। यानी जिस ये जो ऊष्मागतिक, ये मैं बोल दूँ मात्रात्मक गुणधर्म जितने भी हैं, इनके आगे अगर मोलर शब्द लगा दूँ, यानी 1 मोल के लिए फिक्स कर दूँ, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे जल का द्रव्यमान कितना होता है ये पूछें तो आप कहेंगे जल का द्रव्यमान क्या होता है, ये तो अधूरा प्रश्न है, कितने जल का। लेकिन मैं कहूँ जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहेंगे 18 ग्राम प्रति मोल। इसका मतलब मोलर द्रव्यमान मात्रा पर निर्भर नहीं करता, तो मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान के अलावा मोलर आयतन है, मोलर आयतन, मोलर एंथैल्पी है, मोलर एंथैल्पी, मोलर ऊष्माधारिता है, जिनके आगे भी मोलर शब्द लग जाएगा, मोलर ऊष्माधारिता। ठीक है, मोलर ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्मा भी बोल सकते हो, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। इसके अलावा यहाँ आपने लिखा क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये तो अणुसंख्या गुणधर्म है, ये तो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। और अणुओं की संख्या अगर कम ज्यादा होगी, मात्रा कम ज्यादा होगी, तो अणुओं की संख्या भी कम ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें इनके खुद की, जैसे क्वथनांक है, तो क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आप कभी ये नहीं पूछते ना कि कितने जल का बताऊं, क्वथनांक है, हिमांक है ना, ये चीजें ऐसी हैं। इसके अलावा मोलों की संख्या में आयतन का भाग लगा दो तो मोलर सांद्रता आ जाती है। तो सांद्रता है, सांद्रता, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता, ये सब क्या है, ये सब गहन गुण हैं। क्या है, गहन गुण है। तो निकाय के गुणों की बात कर रहे थे। निकाय के गुण कितनी तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं। जो गुण मात्रा पर निर्भर करते हैं वो मात्रात्मक गुण होंगे, और जो मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं उन्हें मात्रा स्वतंत्र गुण या गहन गुण कहेंगे। ठीक है, ये हुई निकाय के गुणों की बात। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकीय साम्य की, ऊष्मागतिक साम्य, या पहले हम ले लेते हैं एक बार अवस्था फलन और पथ फलन, उसके बाद ऊष्मागतिकीय साम्य ले लेंगे। अवस्था फलन क्या होता है और पथ फलन राशि क्या होती है। अवस्था फलन व पथ फलन राशि। अवस्था फलन राशि और पथ फलन राशि। ठीक, अवस्था फलन राशि किसको कहते हैं। अवस्था फलन राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान निकाय की एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर में ले जाने के पथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। यानी केवल अवस्था पर निर्भर करे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट स्टेट या अवस्था चर कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। तो देखिए भाई,
अवस्था फलन। अवस्था फलन क्या होंगे? स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। दूसरा क्या है? पथ फलन, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शंस। अवस्था फलन किसको कह रहे हैं? अवस्था फलन कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए निकाय जो है यहां से शुरू हुआ, ये कोई बिंदु था, यहां पर निकाय की प्रारंभिक अवस्था थी P1, T1 और V1, P1, T1 और V1, और अगर मोलों की संख्या बात करें तो N, ये चारों इसकी क्या होगी? अवस्था चर हो गए। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ, ये स्थिति A है मान लीजिए, स्थिति A से हम इसको ले गए स्थिति B पे। स्थिति B पे जब ले गए तो इसके दाब हो गया इसका P2, टेम्परेचर हो गया T2, आयतन हो गया V2, और मोलों की संख्या अभी भी सपोज N है। ठीक है, फिर हम इसको ले गए बिंदु C पे। बिंदु C पर ले गए तो प्रेशर है P3, टेम्परेचर है T3, आयतन है V3 और मोलों की संख्या है N। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? A, और अंतिम अवस्था कौन सी है? C। ठीक है, तो वे राशियां जिनका मान केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा उनको तो हम क्या कहेंगे? अवस्था चर। यानी ऐसे बोल सकता हूं मैं कि मान लीजिए मुझे A को C पे लेके आना था, मुझे निकाय को प्रारंभिक अवस्था A से कहां पे लेके आना था? C पे लेके आना था। तो इसके दो तरीके हो सकते थे, या तो मैं सीधा A से C में ले आऊं, या फिर पहले A से B पे जाऊं और फिर B से C पे। तो मेरे पास दो रास्ते हैं। अब वे राशियां जो इस रास्ते से आने पर भी उतनी ही रहे यहाँ पर, और इस रास्ते से आने पर भी उतनी ही रहे, उनको तो हम क्या कहेंगे कि वो रास्ते पर निर्भर नहीं कर रही हैं। जो रास्ते पर निर्भर नहीं करेंगी उनको क्या बोलेंगे? अवस्था फलन। और जो रास्ते पर निर्भर करती हैं, यानी इधर से लेके आए तो कुछ अलग और इधर से लेकर आए तो कुछ अलग, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पाथ फंक्शन, पथ फलन। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं कौन कौन सी राशियां अवस्था फलन होंगी और कौन सी पाथ फंक्शन होंगी। ठीक, ये लीजिए अवस्था फलन राशियां, वे राशियां वे ऊष्मागतिक राशियां, ऊष्मागतिक राशियां जिनका मान निकाय की अवस्था परिवर्तन के पथ पर, अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो किस पर करता है? पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, बल्कि निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। क्या कहलाती हैं? अवस्था फलन कहलाती हैं। अवस्था फलन
कहलाती, अवस्था फलन राशियां कहलाएंगी। और ज्यादातर ऊष्मागतिक राशियां जो होती हैं वो अवस्था फलन प्रकार की ही होती हैं। उदाहरण के लिए इनके उदाहरण अगर लिखें तो ये लीजिए, जितने भी अवस्था चर होते हैं, चारों अवस्था चर वो अवस्था फलन होते हैं। अवस्था चर पी वी टी है ना, ये दाब, आयतन, ताप, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, पीवीटी और एन, ये चार तो ये तो चारों तो क्या हो गए, अवस्था फलन हो गए ना। ये चारों तो क्या हैं, अवस्था फलन। इनके अलावा ये तो अवस्था चर है ना, पीवीटी और एन, ये तो अवस्था फलन होंगे ही होंगे है ना। इनके अलावा एंथैल्पी, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा इधर ले लेते हैं इसको, गिब्स मुक्त ऊर्जा। इस तरह की जितनी भी राशियां होंगी ये सब क्या होंगी, सब अवस्था फलन राशियां होंगी। तो ज्यादातर ऊष्मागतिक राशियां कैसी होती हैं, अवस्था फलन राशियां होती हैं। पथ फलन राशियां क्या होती हैं, पथ फलन राशियां वे राशियां हैं जिनका मान निकाय की अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है। तो देखिए, वे राशियां जिनका मान निकाय के अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। निकाय की अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है, उनको हम क्या कहते हैं, पथ फलन राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पथ फलन राशियां। और इसके खास तौर पर तो आपको दो ही उदाहरण याद रखने हैं, एक तो है ऊष्मा, ऊष्मा इसको Q से प्रदर्शित करेंगे हम आगे चल के, और दूसरा है कार्य जिसको हम W से प्रदर्शित करने वाले हैं। ठीक है, ऊष्मा और कार्य ये दोनों क्या हैं, ये पथ फलन राशियां हैं, यानी ये निकाय के पथ पर डिपेंड करते हैं। और फिजिक्स में तो आप लोग पढ़ते भी हैं, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं W इक्वल टू एफ डॉट डी एस, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। यहाँ एफ क्या है, लगाया गया बल, और डी एस क्या है, विस्थापन। और विस्थापन आपको पता है पथ पर निर्भर करता है, दूरी पथ पर निर्भर नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए से कोई वस्तु यहाँ चल के गई बी पर, और बी से फिर सी पर चल कर आई, तो ए से सी के बीच जो डिस्टेंस है, ए से सी के बीच जो गैप है वो तो क्या है, दूरी है। लेकिन ए से बी और बी से सी ये पूरा अगर आप नापेंगे तो ये क्या है, विस्थापन। इसका मतलब कार्य जो है वो विस्थापन पर डिपेंड, कार्य जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पथ पर निर्भर कर रहा है। उसी प्रकार ऊष्मा भी जो है ये पथ पर निर्भर करती है। और ये दोनों हमारे लिए इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही तो क्या हैं, ये दोनों ही तो ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा स्थानांतरण के प्रकार हैं, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार ऊष्मागतिकीय साम्य की ओर।
ऊष्मागतिकीय साम्य। ऊष्मागतिकीय साम्य में यह है कि निकाय और परिवेश के बीच संगठन हो। निकाय का संगठन भी नहीं बदलेगा, या यूं कह दें, मैं सीधा सीधा ये कह दूं, दो चीजों का विनिमय होता है निकाय और परिवेश के बीच, या तो द्रव्य का होता है या फिर किसका होता है, ऊर्जा का। तो ना तो द्रव्य का विनिमय होगा और ना ही इस दौरान क्या होगा, ऊर्जा का। या यूं कह दें कि निकाय जो है वो परिवेश के साथ साम्य में रहेगा, अगर आदान प्रदान भी होगा तो बराबर होगा। ठीक है, तो ये कह देते हैं क्या कि निकाय तथा परिवेश के मध्य द्रव्य व ऊर्जा, द्रव्य व ऊर्जा दोनों के संबंध में क्या होता है, साम्य होता है। और ये जो साम्य है ये तीन तरह का होता है। साम्य जो है ये भी मेनली कितनी तरह का है, तीन प्रकार हैं इसके। एक तो होता है यांत्रिक साम्य, यांत्रिक साम्य, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी परिवेश के द्वारा निकाय पर या निकाय के द्वारा परिवेश पर किसी प्रकार का बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। और दूसरा है तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्य। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, निकाय और परिवेश दोनों का ताप जो है वो बराबर होता है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। निकाय व परिवेश के मध्य, परिवेश के मध्य या यूं कहते हैं निकाय और परिवेश का जो ताप है वो ताप समान रहता है। ताप समान रहेगा यानी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, अगर होगा तो भी सेम रेट से। ठीक। और तीसरा क्या है, तीसरा है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। ये जो है ये मात्रा के मामले में यहाँ पर क्या होगा, साम्य होगा। मात्रा यानी निकाय और परिवेश के बीच जो है मात्रात्मक साम्य होगा। मोलों की संख्या को लेकर साम्य होगा। तो ये तीन प्रकार के साम्य हुए, ऊष्मागतिकीय साम्य यानी यांत्रिक साम्य, तापीय साम्य और रासायनिक साम्य। इस चैप्टर में हम लोग किस पर डिस्कशन करने वाले हैं, तापीय साम्य पर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। अवस्था चर क्या होते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, अवस्था चर निकाय की अवस्था को बताने के लिए, निकाय की अवस्था की संपूर्ण जानकारी के लिए हमें चार चर राशियों की आवश्यकता होती है। और वो कौन कौन से हैं, पी, वी, टी और एन। दूसरी बात, निकाय के गुण हमने कितनी तरह के बताए, दो तरह के, मात्रात्मक और मात्रा स्वतंत्र। मात्रात्मक जो मात्रा पर निर्भर करते हैं और मात्रा स्वतंत्र जो निर्भर नहीं करते हैं। कैसे ध्यान रखेंगे, आप क्या करें, एक पात्र में जैसे जल ले लिया, अगर उस जल के दो टुकड़े कर दें यानी उसको दो भागों में बांट दें, तो कौन कौन सी चीज़ें उस जल की चेंज होंगी और कौन सी नहीं होंगी। क्या तापमान चेंज हो जाएगा, क्या आयतन चेंज हो जाएगा, क्या द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, क्या दाब चेंज हो जाएगा, तो वो आप समझ सकते हैं उस तरह से। ठीक है, याद रखने के लिए ये तरीका अपना सकते हैं। और इसके बाद अवस्था फलन राशियाँ क्या होती हैं, जो निकाय की अवस्था पर निर्भर करती हैं, पथ पर निर्भर नहीं करती हैं। और जो पथ पर निर्भर करती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, पथ फलन राशियाँ। आपको याद रखनी है मेन तो ये कि पथ फलन कौन कौन सी हैं, ऊष्मा और कार्य। इनके अलावा ज़्यादातर कैसी होंगी, अवस्था फलन राशियाँ। और लास्ट में हमने डिस्कस किया ऊष्मागतिकीय साम्य क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऊष्मागतिकीय प्रक्रमों को लेकर। धन्यवाद।